नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं निकुंज की नजर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आपको बाजार को डिकोड करने में मदद करता है। एक ऐसा शो जहां पर हम सेक्टर के हर पहलू को आपके सामने बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखते हैं। एक ऐसा शो जहां पर हम ऐसी बातों का विश्लेषण करते हैं जो शायद आपसे बाजार के दौरान छूट जाती हैं। और आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया सर। निकुंज सर, अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपको स्टूडियो में पाकर। और सबसे पहले तो सर मैं सेबी चीफ के उस इंटरव्यू का जिक्र करना चाहूंगा और मैं खासतौर पे अपने दर्शकों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसी से शुरुआत करूंगा कि आप हमेशा निवेशकों की परवाह करते हैं। आपके जो सवाल थे उनमें जो चिंताएं आम निवेशकों के मन में होती हैं, जो एफएनओ ट्रेडर्स के मन में होती हैं, जो आमतौर पे बाजार में नए निवेशकों के मन में होती हैं, उन सभी को आपने बहुत ही बेबाकी से पूछा। हमें बताइए कैसा रहा अनुभव और क्या सोच रही इस पूरे इंटरव्यू के दौरान? देखिए, तुहिनकांता पांडे साहब जो आ रहे हैं एक बड़े एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट है। फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उसके पहले दीपम के सेक्रेटरी थे। उन्होंने जिस भी पिछले 15 साल का इनका करियर में देखूं जहां भी थे और जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्होंने संभाला बेखूबी री रेटिंग करी है। दीपम में उनके आने के बाद देखिए किस प्रकार की पीएसयू स्टॉक्स में री रेटिंग हुई। फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, एक टफ समय में बने थे, छोटे समय के लिए बने थे, टफ समय के लिए बने थे जब इकोनॉमी में इलेक्शन के बाद बड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। तो अच्छे डिसीजंस लिए हैं इन्होंने कमाल करा है। और इनको आए सेबी में भी 2 महीने ही हुए और 2 महीने के बाद भी इन्होंने सेबी में एक प्रकार का एक नई उमंग और एक नया उत्साह इन्होंने खड़ा कर दिया। सेबी इज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, स्पेशली गिवन दैट how the institution in a sense had conducted themselves on various forums in last 3 years. हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के भूतपूर्व चेयरमैन या पूर्व चेयरमैन श्रीमती माधवीपुरी भुंज को लेकर के काफ़ी हम देख रहे थे कि काफ़ी वाद विवाद हुआ था। वहाँ पे काफ़ी एचआर की समस्या आई थी। सेबी एक प्रकार का ओवर रेगुलेट मार्केट को कर रहा था। रेगुलेटर्स कई बार क्या करते हैं प्रशांत, मार्केट्स को सेफ बनाने के लिए काफ़ी ओवर रेगुलेट कर देते हैं। मगर मार्केट को अब ओवर रेगुलेट करेंगे तो मार्केट में ग्रोथ नहीं आती है। तो एक मैसेज तो पक्का है कि मार्केट को सेबी अब ओवर रेगुलेट नहीं करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, वह डेवलपमेंट और इनोवेशन दोनों पर ध्यान देगा। और तीसरा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेकर के वह काफ़ी नई चेंजेस करेगा। जहाँ तक बड़े जो हिंट्स हम बोल सकते हैं इंटरव्यू से हमें क्या मिले, हिंट नंबर 1 ओवर रेगुलेशन कम करेंगे। हिंट नंबर 2, एफएनओ को लेकर के इन्होंने जो कड़े नियम अपनाए थे, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ढिलाई आ रही है। देखिए, एफएनओ में ऑप्शंस के अंदर सट्टेबाजी चालू हो चुकी थी, कसिनो हो गया था, जुए का अड्डा हो गया था। सेबी का सीधा मानना है कि वह जो इम्पैक्ट हुआ था उसको आम ट्रेडर, निवेशक तो एफएनओ में क्यों आएगा, तो निवेशक नहीं है जी, वो ट्रेडर है। ट्रेडर को लॉस हो रहा था। तो लॉस को या तो अगर आप कुछ गलत चीज कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ एज ए रेगुलेटर, बिल्कुल समझाऊंगा, मगर फिर भी आप करेंगे तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं आपको वहाँ वो ऑप्शन ही नहीं दूंगा। वो आपका जो मैं कोई हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉस्ट ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन को महंगा कर सकता हूँ या फिर उसको डिफिकल्ट बना सकता हूँ। तो उन्होंने वही करा। अब आप ऑप्शंस तो बंद नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको कड़े नियम लगा सकते हैं। उन्होंने वही करा। मुझे लगता है वहाँ पे चेंजेस नहीं आने वाले। एसएमई को लेकर के जाहिर सी बात है वहाँ पे भी गड़बड़ हो रही थी, वहाँ गड़बड़ हो रही थी, उनको वो टाइटनिंग करेंगे। पर जो इंटरव्यू के बाद यही समझ में आया कि सेबी इज़ नाउ वेरी वेलकम एंड ओपन अबाउट सजेशंस। पिछले 3 साल के एवरेज हम लोग डेटा देख रहे थे, हर महीने 10 से 12 कंसल्टेशन पेपर आ रहे थे। पॉलिसी मेकिंग पे सेबी का पूरा ध्यान लगा रहता था। तो एक रेगुलेटर का काम है डेवलपमेंट, रेगुलेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सारा का सारा काम रेगुलेशन पे ही हो रहा था, तो वो रेगुलेशन मुझे लगता कम होगी। ठीक है, मतलब ये कि थोड़ा लचीलापन जरूरी है इस बाजार को बेहतर बनाने के लिए। चलिए सर, पिछली दफा जब बात हो रही थी तो बार बार आप अप्रैल महीने का जिक्र कर रहे थे कि चलिए जितनी ड्रीम रैली है वो अप्रैल महीना जो है वो बहुत मुफीद रहने वाला है, बहुत बेहतर रहने वाला है। मई को लेकर अब क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, मई और अप्रैल में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। हाँ। तारीख का डिफरेंस नहीं है, महीने का डिफरेंस नहीं है, मगर मार्केट पोजीशनिंग और ग्लोबल न्यूज़ का डिफरेंस है। अप्रैल में जब पीक सेल ऑफ हुआ था तो हमने कहा था कि इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। सब जो चीज़ खराब हो सकती थी हो चुकी थी। एफआई की सेलिंग चल रही थी, टैरिफ का फेयर आ चुका था, टैरिफ के रेट्स आ चुके थे,
अर्निंग्स ठीक ठाक नहीं थी, मार्केट के अंदर पैनिक आ चुका था, रिटेल और स्मॉल रिटेल और एच एन इन्वेस्टर्स का माल फूट चुका था, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर हाई कार एकदम त्राहिमाम जिसे हम हिंदी में त्राहिमाम मच चुका था। तो वैसी सिचुएशन अब नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मार्केट हमेशा सस्ता हो जाता है। मार्केट की एक बड़ी ही गोल्डन रूल है प्रशांत, मैं दर्शकों को बोलूँगा दैट प्लीज़ इसको जाने और समझें। यह एक गोल्डन रूल है, ये आदिकाल से चला आ रहा है और आदिकाल तक चलता रहेगा। गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइस नेवर कम्स टुगेदर। जब न्यूज़ अच्छी होती है भाव अच्छे नहीं होते हैं प्राइसेस के, और जब भाव अच्छे होते हैं जब न्यूज़ अच्छी नहीं होती है। तो अप्रैल महीने के अंदर गुड न्यूज़ नहीं थी पर गुड प्राइसेस थे। मई के अंदर अब गुड न्यूज़ आएगी मगर प्राइसेस अच्छे नहीं रहेंगे। मई में क्या आ सकता है? ट्रेड टैरिफ्स के नेगोशिएशंस का फाइनल रूप, तो उसको लेकर के मार्केट्स ऑलरेडी रैली कर चुका है कि जो होगा अच्छा होगा, जो हम बात कर रहे थे कि सीलिंग लिमिट हमें पता थी। फिर मई महीने में आईपीओज आएंगे। आईपीओ जब आता है, जब मार्केट तंदुरुस्त होता है, आईपीओज आएंगे तो लिक्विडिटी आपकी जा सकती है। तीसरा जिसकी आज हम बात नहीं कर रहे हैं, इंडो पाक, कुछ ना कुछ तो देखिए आएगा ही। पहलगांव के बाद अभी 2 हफ्ते हो गए रफली, अभी तक हमने कुछ बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव नहीं देखा, या अटैक नहीं देखा, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमने बड़ी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं देखी है। तो मार्केट का एक ये फेयर है कि भाई मई तक कुछ देखने को मिलेगा। तो जो आता है जिस स्केल पर आता है हमें नहीं पता, बिल्कुल, यू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग, मगर जो भी प्लान हो रहा है उसका एक बार तो सेंटिमेंट पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। इंटरनेशनल रिएक्शन क्या होता है, पाकिस्तान का रिटेलिएशन क्या होता है, एक जेन्युइन कंसर्न है जो मई में आ सकती है। तो मुझे लगता है आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर, अब आपने तमाम ग्लोबल चीज़ों की बात की, इन सब के बीच में हमें ज़रा बताइए कि ग्लोबली जो बहुत से और भी फैक्टर्स रहे हैं जिनमें हम साफ तौर पे एफआईआईज़ की वापसी होता देख रहे हैं, लगातार बाइंग जारी है। ये जो ट्रेंड है इसे अब आप किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? देखिए एफआई के जो बाइंग है मुझे लगता है कि ट्रांजिटरी नहीं है, ये एक सॉलिड बाइंग है। बिकॉज एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पक्का है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड मतलब मैं मल्टी ईयर ट्रेंड इसको बोल सकता हूँ, इस डेकेड का ट्रेंड बोल सकता हूँ दैट यूएस हैज़ पीक्ड आउट। यूएस मार्केट का जो पी मल्टीपल है, यूएस मार्केट का जो दबदबा था, यूएस इकॉनमी का जो दबदबा था, यूएस मार्केट के अंदर जो इन्फ्लोज आए थे वो पीक हो रहे हैं। बिकॉज कई कारण हैं, हम कभी और बात करेंगे। यूएस इकॉनमी के अंदर जो डेटा आ रहा है, जो डेटा आएगा, जो प्रोडक्टिविटी आएगी, जो वहाँ पर इकॉनमी का रुख है, वहाँ पर हम धीमापन देखेंगे। और वो धीमापन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यूएस इक्विटीज से पैसा निकलेगा और वो पैसा दूसरे देशों में जाएगा। और वो दूसरे देशों में नंबर 1 तो मुझे इंडिया ही लग रहा है। बिकॉज चाइना के अंदर अगर इतना बड़ा टैरिफ आ गया है तो चाइना एक एक्सपोर्टिंग नेशन है, वो एक्सपोर्टिंग नेशन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है। उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ जहाँ पे भी नेगोशिएट होगा मुझे पता नहीं, मैं टैरिफ आ गया है तो चाइना की जो कमबैक स्ट्रैटेजी है वो अटकेगी। अब चाइना कंज्यूमर को ठीक करेगा, वो सब करेगा, मगर वो अभी दिल्ली दूर है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के अंदर अभी पैसा जो आएगा इंडिया में आएगा। ठीक है। और वो मुझे लगता है कि इस साल का कितना क्वांटम में आता है, कैसे आता है, वो तो देखिए बहुत बोलना मुश्किल होता है, मगर डायरेक्शनली मुझे लगता है एफआई का जो नंबर रहेगा वो अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए, जब हम ग्लोबली ही चीज़ों को जोड़ रहे हैं, कि कड़ियाँ जोड़ रहे हैं, तो ये जो ट्रेड वॉर वाली स्थिति है, इसने क्या, आपकी ऑब्जर्वेशन कहती है, भारत को बहुत हद तक फ़ायदा पहुंचाया है? भारत की जो प्री नेगोशिएशंस थी, लगातार अप्रोच था, क्या उसका फ़ायदा मिला है? और यहाँ से जिस तरह से ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि भारत बहुत ज़्यादा रुझान उसका कहीं ना कहीं हमारे साथ डील को पैक करने को लेकर है, इन सारे बातों को कैसे देखा जाए? देखिए हमें फाइन प्रिंट तो आज नहीं पता, जब शो एयर पे जाएगा जब भी नहीं पता है, मगर ये बात ज़रूर है कि इंडिया इज़ अ विनर इन द ट्रेड वॉर। हमने रिटेलिएशन नहीं करा, हम बायलैटरल बातें कर रहे हैं। एक बार नहीं, अब 2 बार यूएस गवर्नमेंट से ऑफिशियल हिंट आ चुकी है दैट वी आर, वाइस प्रेसिडेंट साहब यूएस के आए थे, उन्होंने भी बोला दैट इंडिया इज़ वेरी क्लोज टू इट फाइनल डील विद यूएस इज़ वेरी क्लोज टू फाइनल डील विद इंडिया। एक कमेंट और आया था वीकेंड के ऊपर। तो मुझे लगता है कि टैरिफ जो आएगा वह ना 26 होगा ना 10 रहेगा। 26 इज़ अ प्रिस्क्राइब, 10 इज़ व्हाट द करंट इज़, वो बीच में नंबर आकर के कहीं पर होगा। तो जो नंबर बीच में आएगा उस नंबर को देख करके मुझे लगता है कि मार्केट सरप्राइज हो सकता है। दूसरा, इंडिया के जो मेन 2 एक्सपोर्ट्स हैं उसमें मुझे नहीं लगता आज ज़्यादा आएगी। आईटी जो कि सर्विसेज है, आउटसाइड है, फार्मा जहाँ पे मुझे लगता है यूएस की नीड रहेगी। तो इन दोनों सेगमेंट को लेकर के ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, आप अगर यूएस नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? चाइना जाएंगे, वियतनाम जाएंगे, या फिर दूसरी कंट्री जाएंगे। वहाँ पर भी मुझे अब लगता है कि अब जो ग्लोबल बायर है प्रशांत, यूएस का बायर,
अब वो मल्टी डेस्टिनेशन से खरीदेगा। पहले तो वो स्किल और कॉस्ट के लिए चाइना जाता था, एक डेस्टिनेशन, एक कंट्री, एक सप्लायर। अब पता नहीं किधर क्या टैरिफ आ रहा है, कभी इंडिया में आ सकता है, कभी वियतनाम में आ सकता है, कभी कंबोडिया में आ सकता है। तो बायर है वो मल्टी लेवल पर अपना रिस्क कम करेगा। तो मुझे लगता है उसमें भी इंडिया का बेनिफिट होगा। ठीक है सर, इन सब के बीच में गोल्ड को हम नहीं छोड़ सकते। गोल्ड को लेकर आपने एक बहुत बेहतर बात कही थी कि ये जो जबरदस्त रैली रही है गोल्ड की, अब शायद थमती हुई आगे नजर आ सकती है। क्या उस नजरिए में कोई बदलाव आपको अभी नजर आ रहा है? लग रहा है कि ठीक है, अब शायद गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो बहुत बड़ा रोल अभी प्ले कर रहा है। देखिए, गोल्ड मुझे लगता है कि इस साल में अब बड़ी तेज़ी नहीं दिखाएगा। गोल्ड का एक पैटर्न होता है, पिछले 3 साल की गेंस को अगर हम ऐड अप करें और 10 साल के एवरेज से उसको अगर मैप करें, तो गोल्ड के पिछले 3 साल के जो रिटर्न्स हैं अपने एवरेज से बहुत ज़्यादा है। जैसे लाइक फाइनेंशियल मार्केट्स में हम बोलते हैं 12 से 15% का रिटर्न आपको उम्मीद करनी चाहिए, बिकॉज एक कैलकुलेटेड बेस है वो, जीडीपी प्लस नॉमिनल जीडीपी प्लस अर्निंग्स ग्रोथ। जीडीपी 4 से 5%, इन्फ्लेशन 4 से 5%, अर्निंग्स ग्रोथ 3 से 4%, तो 13 से 14% का आपका लॉन्ग टर्म का एवरेज आता है निफ्टी का। गोल्ड इज़ ऑल्सो ए सिमिलर काइंड ऑफ एन एवरेज। 3 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर गोल्ड के जो एवरेज रिटर्न्स रहे हैं वो एवरेज से बहुत ज़्यादा रहे और 3 साल से बहुत ज़्यादा रहे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको एक नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन 2 तरीक़ों से हो सकता है, गोल्ड 20% गिरे या फिर 2 साल का रिटर्न ना दे। तो 2 साल का रिटर्न नहीं देंगे, गोल्ड में आता है, सपोज वो 90,000 से लाख, 80,000 से 1 लाख में टिका रहा, तो 2 साल में अगर वहाँ टिका रहा तो रिटर्न नहीं आया आपको, तो एवरेज नॉर्मल हो जाता है। या फिर अभी जो 95,000 है उसका सीधा 75,000 हो जाए तो फिर एवरेज ठीक हो जाता है। तो गोल्ड हैज़ टू बिकम व्हाट अलाइन विद द ग्लोबल एवरेजेस। ये एक मैं कह सकता हूँ ना, यह एक पत्थर की लकीर है, वही सब एसेट क्लासेस में अप्लाई होती है। सेकंड, गोल्ड में स्पेकुलेटिव पोजीशंस हैं। गोल्ड के अंदर अगर अनसर्टिनिटी टैरिफ और को लेके घटती है तो मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा। तो कई फैक्टर्स हैं कि गोल्ड में इस समय ना निवेश करना चाहिए, ना गोल्ड की गिननियाँ लेनी चाहिए। देखिए, शादी ब्याह के लिए अगर आपको लेना है तो नीड बेस्ड होती है। अब आप किसी के घर में किसी की शादी है, आपको किसी को गिफ्ट करना है, कोई ओकेजन है, तो उसमें आपकी जो गोल्ड की रिक्वायरमेंट है वो कंजम्पशन बेस्ड रिक्वायरमेंट है। दैट इज़ मोर वैनिटी एंड एस्थेटिक रादर देन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। चलिए सर, गोल्ड की बात हो गई तो क्रूड पर भी एक एडिटर्स टेक दे दीजिए। क्या नज़रिया बन रहा है आपका? क्रूड काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और मुझे लगता है कि क्रूड जिस समय, जैसे गोल्ड ओवरबॉट है, क्रूड एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। लॉन्ग टर्म एवरेजेस क्रूड के इस समय वही दिखा रहे हैं कि क्रूड हैज़ टू कैच अप टू अलाइन विद द लॉन्ग टर्म एवरेजेस। दूसरा, एक बात पक्की है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बोला था ड्रिल बेबी ड्रिल, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा केपेक्स क्रूड में भी आया है, और आएगा भी तो 3 साल लगेगा। चौथा, सऊदी अरेबिया और रशिया, उन दोनों का मानना है कि क्रूड इस समय ऐसे लेवल पर आ चुका है वेयर दे विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद द क्रूड लेवल्स। फिर अगर ग्लोबल डिमांड वापस आती है टैरिफ के बाद, तो ऑब्वियसली शिपिंग लाइंस और जितनी भी चीज़ों में अभी हम देख रहे हैं कि डिमांड नहीं है, डिमांड भी वापस आ सकती है। इंटरेस्ट रेट्स अगर नीचे आते हैं तो ऑब्वियसली कमोडिटी के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर के मेरे को मई की ट्रेड ये लगती है, गोल्ड नीचे, क्रूड ऊपर। ठीक है, चलिए सर, पहला जो प्रिडिक्शन है तमाम मौसम विज्ञानियों का, वो पूरी तरह से उसकी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में जिस तरह से हमने बारिश और तमाम चीज़ें देखी, अब यहाँ से मॉनसून के भी प्ले आउट होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस पूरी अगर नज़रिए को देखें, इस पूरे फैक्टर को देखें, तो आपको कंजम्पशन थीम या कोई और सेक्टर जो आकर्षक नज़र आता? देखिए, पहले आपको गर्मी से जूझना पड़ेगा। गर्मी से जूझना पड़ेगा तो सबसे बड़ी, गर्मी से जूझने के लिए आप क्या करेंगे? आइसक्रीम खाएंगे, गोले खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, या फिर आप ठंडा पानी पिएंगे। तो पूरी चेन हो गई वो, एनीथिंग विच इज़ गॉट टू डू विथ गर्मी से राहत। अब आप सोचिए, गर्मी से राहत आपको क्या देती है? पंखा, एसी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, फॉरेन ट्रैवल, वेकेशंस ऑन हिल्स, वो सब आपको एक बेनिफिट देगी। गर्मी में जाके आप स्वेटर थोड़ी खरीदेंगे या छाता आप नहीं लेंगे। तो वही थीम पे नज़र रखिए। उस थीम के अंदर सबसे पहले मुझे लगता है पावर की, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि इस समय जो कोल अवेलेबिलिटी वर्सेस पावर अवेलेबिलिटी है, उसे समझ में आ रहा है कि पावर की शॉर्टेज रहेगी। तो पावर की शॉर्टेज अगर रहेगी, पावर 2 तरीके से बिकता है हिंदुस्तान में। पीपीए जो लॉन्ग टर्म होता है, दूसरा होता है मर्चेंट पावर। पीपीए में आप चेंज नहीं कर सकते हो, मर्चेंट पावर में आप ट्रेड कर सकते हो। तो एनी कंपनी विच हैज़ अ हाई फोकस ऑन मर्चेंट पावर, एक्सचेंज हो गया, मर्चेंट पावर कंपनी जो है उनको बेनिफिट मिलेगा। फिर मुझे लगता है कि एक छोटा सा थीम है, मगर आइसक्रीम, कोक, कैंडी, कोला, वरुण बेवरेजेस टाइप कंपनीज है, उन पे नज़र रखिए।
पीपल विल गो फॉर हॉलीडेज मोर, तो उम्मीद करते हैं कश्मीर खुल जाए दोबारा, नहीं तो दूसरे हिल स्टेशन हैं वहाँ पर जो होटल्स चेंज हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मई से कोई ऐसी सिक्लिकल थीम नहीं है प्रशांत, ये एक बड़ी टेम्पररी 40-day विंडो को आता है। मगर जो चीज़ फोकस करने लायक है वो ये है कि आपका जो मानसून प्रिडिक्शन है, मई के बिगनिंग में भी IMD का मानना है कि अबव एवरेजेस मानसून रहेगा। आई थिंक दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। गर्मी के 45 दिन, मगर उसके बाद जो मानसून आता है उसका जो इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी में, दैट इज़ फार ग्रेटर देन व्हाट द मंथ ऑफ समर वुड हैव ऑन द इकोनॉमी। बिल्कुल। चलिए सर, अगर हम इन विदेशी निवेशकों के बाइंग ट्रेंड्स को देखें तो आपको लगता है मार्केट में अब क्या बैंकिंग ही दमदार है, या लगता है कि IT या कोई और लीडरशिप ले सकता है? देखिए, मुझे मार्केट में मंदी लग रही है, तो जब मार्केट में एक बार मंदी का माहौल लगता है तो आपको मार्केट में ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। तो आगे हम बात करते रहेंगे, मगर आज कोई ऐसा there are times in the market you know something is looking cheap, there are times in the market you know nothing is looking cheap. I think we are in that phase of the market where, at least to me, and again I'm an individual voice, market supreme होता है, हमें रोज़ सिखाता है, हमें रोज़ हम्बल करता है, पर मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का कोई बहुत बड़ा गैप नहीं दिख रहा है जहाँ पर या तो भारी उछाल आ सकते हैं या फिर जहाँ पर भारी गिरावट आ सकती है। ठीक है, चलिए सर, अर्निंग सीजन की भी बात कर लेते हैं। दिग्गजों के नंबर्स लगातार आ रहे हैं, जोमेटो की भी चर्चा करनी होगी, न्यू एज कंपनियां जो भी हैं उन सबको भी देखना होगा। नतीजे कमज़ोर रहे हैं, इस अब तक के अर्निंग सीजन को कैसे देख रहे हैं? जोमेटो या स्विगी जैसी कंपनियों पे क्या राय है? बैंक्स के अलावा नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए हैं। सीमेंट इज़ वेयर आई थिंक देयर इज़ ऑप्टिमिज्म कमिंग इन। सो बैंक्स और सीमेंट के अलावा ऐसे कोई बड़े मुझे सेक्टर्स में दम नहीं दिख रहा है। खास करके जोमेटो आई थिंक स्लो डाउन दिख रहा है, उसमें ब्लिंकिट की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। तो आपको जोमेटो में अब 2-3 क्वार्टर के लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा कि भाई वहाँ ठीक हो सकता है क्या, ठीक होगा तो क्यों होगा, और क्या ब्लिंकिट को वो बड़ा कर सकते हैं एट अ टाइम इन जेप्टो एंड अदर्स आर ऑल्सो कमिंग आउट विद प्रेडेटरी प्राइसिंग। तो जोमेटो को जब मैंने फ्राइडे को नंबर देख रहा था, नंबर अच्छे नहीं थे, उसके बाद भी स्टॉक नहीं गिरा था। तो इसका मतलब ये है कि लोअर लेवल पर जोमेटो में अभी स्टॉक में इंटरेस्ट है। ठीक है, इकोनॉमी के नज़रिए से GST कलेक्शंस के नंबर भी बड़े शानदार रहे हैं, दमदार रहे हैं। आम निवेशकों और आम जो दर्शक हैं उनकी समझ के लिए बताइए कि क्यों मायने रखते हैं, कितना बड़ा फैक्टर अदा करते हैं? GST एक प्रकार का हाई फ्रीक्वेंसी डेटा होता है। इट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज गुड एंड सर्विस टैक्स। अब जितना इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए टैक्स ज़्यादा आता है। इकोनॉमी ट्रांजैक्शन कब होता है? जब इकोनॉमी के अंदर गतिविधि होती है या फिर जब मजबूती होती है। तो GST कलेक्शन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। जो मार्च में डेटा आया था वह वन ऑफ द हाईएस्ट है, बेस की वजह से नहीं, परसेंटेज की वजह से भी। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर या तो कुंभ का इम्पैक्ट है या फिर और कुछ इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल्स मैंने नहीं देखे थे। तो GST का जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी का जो रुख है इस समय बेटर हो रहा है। जो हमने स्लो डाउन लास्ट क्वार्टर में देखा था, अगर GST कलेक्शन अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको GST के अंदर इस समय टैक्स कलेक्शन के अंदर इसमें मजबूती देखने को मिल रहा है। टैक्स कलेक्शन में मजबूती कब आती है? जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है और टैक्स कंप्लायंस बेटर होता है। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन माय माइंड। ठीक है सर, ऑटो सेक्टर पे भी बात कर देते हैं। उनके नंबर्स आए, तमाम चीज़ें आप गुजरे होंगे, यहाँ से ये सेक्टर आपको कैसा लग रहा है? स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, मगर मुझे लगता है टेम्पररी स्लो डाउन। SUVs में ठीक ठाक है। जो इंटरेस्टिंग नंबर मुझे लग रहा है वो ओला EV के अंदर देखने को मिल रहा है। EV के अंदर ओला का जो 55% मार्केट शेयर था अब शायद 20-21 के आसपास हो गया है। तो एक वो बड़ा चेंज है कि EV के अंदर नया प्लेयर नहीं टिक पाया, पुराना प्लेयर वापस आया। ईथर का 14% मार्केट शेयर है, TVS का 21 है, बजाज का भी 20-21 है। तो जो ओला का मार्केट शेयर था बजाज और TVS खा चुके हैं, और एथर अभी भी 14 पर है। तो पूरे के पूरे टू व्हीलर के अंदर जहां हमने कहा था कि नए मॉडल्स आएंगे, नई कंपनीज आएगी, अब ये देखने को लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वह EV में बड़ी हो गई हैं। ठीक है, तो इसकी मतलब इस उत्साह के कम होने की वजह आप क्या देखते हैं? क्या मतलब टू व्हीलर में जो एक थ्रिल चाहिए वो कंज्यूमर को नहीं, EV के अंदर द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैव कम अप विद बेटर प्रोडक्ट्स। ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई यू विल एक्चुअली सी दैट उन्होंने मार्केट शेयर लूज करा है, बिकॉज कंज्यूमर हैज अ चॉइस। कई लंबे समय तक बजाज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में नहीं आया था, कई लंबे समय तक TVS हाँ ना कर रहा था, वो स्कूटर पे फोकस कर रहे थे, जिसे हम 1980-90 सीसी के छोटे स्कूटर्स पे TVS का बड़ा फोकस था। अब वह इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स या मोटरसाइकिल्स में आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आ चुके हैं। तो जो पहले नहीं आ रहे थे अब वो आए, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है, रीच बेटर है, प्रोडक्ट बेटर है, जिसकी वजह से वो जीत रहे हैं।
आने वाले वक्त में आपको कौन से ऐसे, मतलब जैसे ईवी हो गई या न्यू एज प्लेयर्स हो गए, आपको ऐसा लगता है कि जो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, जहां पर नजर रखनी चाहिए? सोलर की हम काफ़ी समय से बात कर चुके हैं। मुझे लगता है कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, वहाँ पर परिवर्तन आ रहा है। इस समय मुझे लगता है कि इस समय नए आईपीओस पर नज़र रखी जो नए टेक बिजनेस से आने वाले हैं। कई इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हम देख चुके हैं, पब्लिक जा रहे हैं। मगर इस समय ऐसा कोई बड़ा थीम नहीं है प्रशांत। मार्केट में एक समय आता है जब आपको सावधान रहना चाहिए, बिल्कुल। जब आपको रोज एक्टिविटी विल नॉट बी रिवॉर्डेड। तो आई थिंक नेक्स्ट 10-15 डेज आप सावधान रहेंगे तो आई थिंक यू विल बी एन हैप्पियर पर्सन। क्या बात है, ये बड़ा टेक अवे आज के लिए कि इस मार्केट में थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सा सतर्कता बहुत जरूरी है। शुक्रिया करेंगे निकुंज सर, बहुत अच्छा लगा बातचीत करते हुए। तो आज निकुंज की नजर में हमने कोशिश यही की कि आपको बेहतर तरीके से तमाम सेक्टर्स और जो भी ग्लोबल घटनाएं हो रही हैं, जो भी मार्केट ट्रेंड्स हैं, उन सभी पर बेहतर नजरिया दें। उम्मीद करते हैं कि आपको शो पसंद आया हो। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।